वेल आज के लेक्चर में हम अपने पंक्चुएशन के रूल्स को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे और आज हम सबसे पहले कॉलन की बात करेंगे कि कॉलन क्या होता है और उसके क्या यूसेजेस हैं। देखिए, कॉलन के प्राइमरली तीन यूसेजेस हैं। हम उन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक। सबसे पहला इसका जो रूल है वो ये है कि हम कह सकते हैं अ, कि ये यूज होता है कि जब आप किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट जो है वो हो सकती है आई हैव या आई एम स्पेशलाइज्ड इन थ्री सब्जेक्ट्स। ठीक। सपोज करता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, आई एम स्पेशलाइज्ड इन थ्री सब्जेक्ट्स, और फिर मैं आगे कॉलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं उन थ्री सब्जेक्ट्स के नाम लिख दूंगा। मैं कहता हूँ इंग्लिश, ठीक, और मैं उसके बाद लिख देता हूँ एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस की खासियत ये है कि इसके अंदर हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉलन का यूज हुआ है। तो कॉलन का जो फर्स्ट यूज है वो ये कहता है कि जब आप कोई लिस्ट बना रहे हो तो उस वक्त आप कॉलन का यूज कर सकते हैं। ठीक। आई एम स्पेशलाइज्ड इन थ्री सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, यहाँ पर एक जो मिस्टेक स्टूडेंट की तरफ से की जाती है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ओके, मैं पॉइंट टू रिमेंबर लिखता हूँ। माय डियर, पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि नेवर यूज अ कॉलन, never use a colon when the listed items are incorporated into the flow of the sentence। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंट समटाइम क्या करते हैं, ओवर जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ को, और उन्हें लगता है कि जहाँ सेमी कॉलन सॉरी कॉलन नहीं आना चाहिए वहाँ भी कॉलन शायद आएगा। उस सिचुएशन से बचने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है सेंटेंस, इसी को ही मैं रॉन्ग यूज करके दिखाता हूँ। लेट्स से सेंटेंस ये है, आई एम स्पेशलाइज्ड इन इंग्लिश, उर्दू एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक। देखिए, इस सूरत में मैंने, आप नोटिस करें कि मैंने कॉलन हटा दिया, और उसकी एक रीज़न थी और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी। वो ये कि ये जो इंग्लिश, उर्दू और पॉलिटिकल साइंस है, ये सेंटेंस के फ्लो के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। आई एम स्पेशलाइज्ड इन, लाइक अगर मैं यहाँ पर कॉलन यूज करता हूँ दैट वुड बी एंटायरली रॉन्ग। ठीक। इसको इसको समझने के लिए मैं एक और चीज भी आपको बताता हूँ, वो ये है कि होता ये है कि आमतौर पर कोई ना कोई इन के बाद, ठीक, जो है वो और फ्रेज मौजूद होता है, राइट?
तो वो फ्रेज अगर मौजूद है, जैसे देखें ये आई एम स्पेशलाइज्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, लाइक आने वाली लिस्ट का ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा तारुफ करवा दिया जाता है। आने वाली लिस्ट का ऑलरेडी यहाँ पर एक शॉर्ट सा एक समरी सी मौजूद होती है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर तो हम कॉलन लगाते हैं अगर शॉर्ट सी समरी मौजूद हो। अगर वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए और हमें पता ही ना हो कि बात किसकी हो रही है, आई एम स्पेशलाइज्ड इन एंड वी डोंट नो कि किसकी बात हो रही है, और आगे फ़ौरन ही वो लिस्ट स्टार्ट हो जाए, तो फिर इस कॉलन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं अगर मतलब रूल्स के एतबार से बात करूँ, तो रूल ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि नेवर यूज़ अ कॉलन व्हेन द लिस्टेड आइटम्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए जो है वो हम कॉलन यूज़ करते हैं। ये तो इसका पहला रूल था कॉलन का। अभी हम इसके दूसरे रूल पे चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, दूसरे रूल के मुताबिक होता ये है कि अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ हैं, तो हम कॉलन यूज़ करते हैं, लाइक टू जॉइन, या जॉइन ना कहिए, बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़, ठीक? व्हेन द सेकंड explains the first one, ठीक? Between two independent clauses when the second explains the first one, right? ये बड़ा ज़रूरी होता है कि दूसरा क्लॉज जो है वो पहले वाले को एक्सप्लेन करे, फिर हम जो है वो उसमें बीच में जो है वो कॉलन लगा सकते हैं, ठीक? अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जो इसको करेक्ट बना देगी। मैं कहता हूँ I do not feel, yeah, I am changing my section. I am not comfortable in this class, ठीक? तो देखें इसमें हमारे पास जो दूसरा क्लॉज है, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस क्लास, ये पहले वाले क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है, आई एम चेंजिंग माई सेक्शन को। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि कॉलन यूज़ करते हैं। एक दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1 ये कि याद रखें कि कॉलन हमेशा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में ही आ सकता है। ये कभी भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में नहीं आ सकता। ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग शर्त है, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक? सेकेंडली, ये जो कॉलन होता है ना, ये इसके साथ कोई और कंजंक्शन वगैरह या कंजंक्टिव एडवर्ब मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ सकती, ये अकेला ही आता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा, ठीक? सो इस सूरत में हमें कॉलन लगाने की इजाज़त होती है। अब आपको याद करें वो चीज़ कि जिसमें हमने सीखा था कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस को कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जॉइन करता है। देखिए, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस को जॉइन कर सकती हैं। जैसे एक ये मैंने लिखा आपके सामने कॉलन, तो मतलब कंपाउंड सेंटेंस सिर्फ़ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस ही की मदद से नहीं मिलता, बल्कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिनमें से एक आपके सामने मौजूद है, कॉलन जिसको हम कहते हैं, जिसकी मदद से हम ये फैसला करते हैं कि हाँ, ये भी जो है वो एक यूज़ है इसका, ठीक? उसके अलावा जो थर्ड एग्ज़ाम्पल है, इनफैक्ट थर्ड रूल जो है उसकी हम बात करते हैं, और वो है टू, देखिए अगर हमने किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना हो या एम्फसाइज़ करना हो उसको,
तो फिर भी हम जो है वो कॉलन यूज़ करते हैं। तो एम्फसाइज, ये आपको एग्जांपल के बगैर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ तो फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगा। आफ्टर 3 weeks, ठीक, the jury finally reached a verdict, ठीक, गिल्टी। इसमें देखें, हमारे पास एक सेंटेंस है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ। आफ्टर 3 weeks द जूरी फाइनली रीच अ वर्डिक्ट गिल्टी। अब ये जो गिल्टी है, ये मतलब एक ऐसा वर्ड है जो एम्फसाइज जिस पे किया जा रहा है, ये स्ट्रेस किया जा रहा है, ठीक। तो हमने इस वर्ड के ऊपर इसकी नेचर को समझते हुए इससे पहले कॉलन लगाया, जो कि बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है और इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया सेकंड रूल में, और इधर भी वो एप्लीकेबल है, बल्कि वो हर जगह ही एप्लीकेबल है। कॉलन के बाद कभी भी पहला लेटर जो है किसी वर्ड का कैपिटल नहीं आता। मतलब ये तो आय है ना, आय तो वैसे ही हर जगह पे कैपिटल आता है। सपोज करते हैं यहाँ पे आय की जगह कोई ऐसा नाम आता है, जैसे यहाँ पर अगर ही आ जाता सपोज, तो फिर हम ही का पहला लेटर स्मॉल ही रखेंगे, वो कैपिटल नहीं आएगा, ठीक। ये कॉलन की हर जगह यही मतलब ऑलमोस्ट एक है। दो देर आर एक्सेप्शन, एक आधी एक्सेप्शन ऐसी भी है जिसमें कॉलन के बाद भी आप पहला लेटर कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन हमारे मतलब मेट्रो कैपेसिटी तक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको उसमें नहीं उलझाऊंगा। फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं। और ये आपने ज़हन में रखना है कि कॉन्वेंशनली स्पीकिंग हम कभी भी कॉलन के बाद पहला लेटर किसी भी वर्ड का कैपिटल नहीं रखते, सिर्फ उस सूरत में कि वो वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन हो, तो फिर हम जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक और यूज़ था कॉलन का, जो हम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर मैं इससे हट के बात करूँ, तो मैं कुछ नॉन ग्रामेटिकल, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि कुछ नॉन ग्रामेटिकल यूज़ भी हैं इसके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉन ग्रामेटिकल यूज़ क्या है? जैसे देखिए, टाइम है, टाइम, टाइम में हम यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 7:19 हो गए हैं, तो इसके दरमियान कॉलन आ गया, ठीक। इसी तरह अगर रेशो है, रेशो, तो रेशियो के बीच में भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1:3, इसके दरमियान भी जो है वो कॉलम यूज़ होता है। उसके अलावा अगर कोई और बात करें तो बिब्लिकल रेफरेंसेस जो हैं, या इवन कुरानिक रेफरेंसेस जो हैं, उनके दरमियान भी, या कोई भी रेफरेंस है इनफैक्ट किसी बुक का, उसके बीच में भी ये यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुरान पाक की बात करूँ, अगर आपने आयत और सूरा का हवाला देना हो, तो आप इस तरह से उसकी ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं, उसमें भी जो है वो यूज़ हो सकता है। यानी मैं यहाँ पे बिब्लिकल और कुरानिक कर देता हूँ, बल्कि कुरानिक पहले करता हूँ, कुरानिक या फिर बिब्लिकल रेफरेंसेस, उसके अंदर जो है वो भी यूज़ होता है ये। उसके अलावा अगर आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जैसे आप ईमेल वगैरह करते हैं, तो उधर भी आप जो है वो देख सकते हैं कि उधर भी जो है वो ये यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टू, है ना, उसके बाद जो है वो कॉलन होता है इस तरह। तो ये कुछ इसके नॉन ग्रामेटिकल यूसेजेस थे, जो मुझे लगा कि आपके इल्म में बहरहाल होने चाहिए कि नॉन ग्रामेटिकल यूसेजेस जो हैं वो कॉलन के क्या होते हैं, ठीक। तो ये कॉलन का मुख्तसर तारुफ भी था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एफएससी के स्टूडेंट और एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट उसके बाद उनके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि ये बारहा मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो यूज़ होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारा है, उसकी हम बात करते हैं, वो क्या है? वो है जी सेमी कॉलन, ठीक। सेमी कॉलन का नाम भी आपने सुन रखा होगा, वो हम देखते हैं वो क्या है।
अच्छा, सेमीकोलन जो है ये कहाँ पे यूज होता है? सेमीकोलन आमतौर पर यूज होता है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। इट इज यूज टू ज्वाइन टू independent clauses that are closely related in meanings। तो ये जो है इसका प्राइमरी यूज ये है कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ऐसा क्लॉज है, इनफैक्ट दो क्लॉजेस हैं जो कि मीनिंग वाइज आपस में बड़े डीपली जो है वो कनेक्टेड हैं, तो हम फिर उसको जो है वो सेमी कॉलन के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कॉलन और सेमी कॉलन जो है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो रिजेम्बलेंस है, क्योंकि वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। तो एक तरह तो हम हमारे इल्म में एक तीसरी चीज़ आ गई कि मतलब जो है वो हम सेमी कॉलन और कॉलन दोनों की मदद से कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें एक हमने कॉलन पढ़ लिया और एक अब सेमी कॉलन जो है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल हो सकती हैं? आई ऑर्डर्ड चीज बर्गर और लंच। ये हमारे पास एक क्लॉज है जो कि एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक। अच्छा, अब इसके आगे हम अगर एक और क्लॉज लिखें जो इससे जो है वो मिलता जुलता हो, तो हम कहेंगे कि वो इसके साथ डीपली मीनिंग वाइज जो है वो कनेक्टेड है। मैं कहता हूँ कि आई लव ईट, या इस तरह नहीं करते, वो थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हैं पहले वाले से। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग calories. Let's take this example. I ordered a cheeseburger for lunch. Life is too short for counting calories. ठीक। अब ये जो क्लॉज है, फॉलोइंग क्लॉज, ये प्रीसीडिंग क्लॉज के साथ बड़ा डीपली जो है वो कनेक्टेड है। इसको देखकर हमें ये एहसास हो रहा है कि इन दोनों का मीनिंग वाइज आपस में एक ताल्लुक है। तो हमने इसको क्या किया, सेमी कॉलन के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया। नंबर वन। नंबर टू, ये जो हम सेमी कॉलन लगाते हैं ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की जगह पे आते हैं। लाइक मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पे एक पॉइंट, पॉइंट टू रिमेंबर। वो क्या है कि सेमी कॉलन आर यूज्ड टू रिप्लेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, मतलब आप कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं लगाते, आप बट नहीं लगाते, आप येट नहीं लगाते, आप सो नहीं लगाते, आप एंड नहीं लगाते, मतलब उनकी जगह पर आप क्या करते हैं, आप सीधा सीधा सेमी कॉलन ले आते हैं। तो हमने भी यहाँ पे ये किया। आई ऑर्डर्ड अ चीज बर्गर फॉर लंच, फॉर लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। यहाँ पे फॉर आ सकता था ना, मतलब हम सेमी कॉलन ना लगाते, हम क्या लगा लेते, फॉर लगा लेते और इसके पीछे कॉमा लगा लेते। ठीक। फॉर लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। लेकिन हमने क्या किया, हमने फॉर हटा दिया और उसकी जगह क्या किया, सेमी कॉलन लगा लिया। ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है
याद रखना। ठीक। अच्छा, एक आधी और एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि इसको और भी जो है वो समझ आ जाएगी हमें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ खालिद हैज गॉन टू लाइब्रेरी सेमी कॉलन। ठीक। अब हमने एक ऐसा जो है वो यहाँ पे क्लॉज लगाना है जिसका इसके साथ ही ताल्लुक है। हम्म, मैं कहता हूँ जी कि ओके, आई शैल गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक। खालिद हैज गॉन टू लाइब्रेरी, आई शैल गो टू प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सर ये कैसे आपस में जो है वो रिलेटेड है, और ये कैसे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए, अब कनेक्शन का ताल्लुक, कनेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात से लगाना है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन प्लेस हो जाना चाहिए उन दोनों के बीच में। अगर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो हमारे पास फेमस सात है, ठीक, उनमें से कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। देखिए, क्या मैं यहाँ बट लगा सकता हूँ? खालिद हैज गॉन टू लाइब्रेरी बट आई शैल गो टू प्ले क्रिकेट। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ही से है ना, तो डीपली कनेक्टेड तो है ना आपस में, कि आप बता रहे हैं कि मैं उधर जाऊंगा लेकिन वो मेरा दोस्त होगा या कोई भी होगा वो उधर गया है। आप एक ही सेंटेंस में ये बात कर रहे हैं, लेकिन बट हमने नहीं यूज किया। हमने क्या यूज किया? सेमीकोलन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि कि जो सेमीकोलन है वो हमेशा क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की रिप्लेसमेंट होती है। और इस तरह की कोई भी बात हमने कॉलन के लिए नहीं की। गेटिंग माय पॉइंट? कॉलन के लिए हमने क्या शर्त रखी थी कि वो पहले क्लॉज को एक्सप्लेन करता है। ठीक। पहले क्लॉज की एक्सप्लेनेशन होती है। सेमी कॉलन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखिए, ये फॉलोइंग क्लॉज प्रीसीडिंग क्लॉज को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, बट फिर भी कनेक्टेड है आपस में। ठीक। तो इस तरह से अब आप इस पोजीशन में, आई आई होप रादर आई बिलीव कि आ गए होंगे कि आप सेमी कॉलन को कॉलन से जो है वो सेपरेट कर सकें, उनको अलग अलग रख सकें। ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं पॉइंट को रिमेंबर जरूर लिखूंगा ताकि आप मजीद जो है इसको बेहतर बना सकें, और वो ये है कि रिमूव, या यूं कह लीजिए, डू नॉट यूज अ सेमी कॉलन विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। तो आपने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो हैं उनके साथ इसको यूज नहीं करना। उनके साथ कॉमा यूज होता है, जैसे मैंने बट के साथ कभी पहले या उसके साथ यूज किया था। इसके साथ जो है वो ये सिलसिला हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मतलब वो आपकी चॉइस होती है कि, अब सवाल अक्सर ये भी होता है सर फिर हम कोऑर्डिनेटिव ही कंजंक्शन ही क्यों ना यूज करें, हम क्यों कॉलन लेके आए, या क्यों क्यों इस तरह का जो है वो काम करें। तो ये तो लैंग्वेज की वैरायटी होती है। आप एक लैंग्वेज लैंग्वेज जब लिख रहे हैं तो आप एक बात को कई तरह से लिख सकते हैं। तो वो तो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कैसे जो है वो लिखते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है इसके बारे में जो थर्ड रूल है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी भी है बट नॉट डिफिकल्ट, आप इजीली समझ जाएंगे। यूज अ सेमी कॉलन, वेट अ मिनट, गड़बड़ की है मैंने, या यूज अ सेमी कॉलन इन अ सीरियल लिस्ट। अगर आप एक सीरियल लिस्ट लिख रहे हैं कोई, जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था, क्या उसको कहते हैं, कॉलन वाले रूल में पढ़ा था ना, आई हैव स्पेशलाइज्ड या आई एम स्पेशलाइज्ड इन द इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, और फिर हमने जो है वो आगे लगाया था, कॉलन लगाया था।
ठीक है, यहाँ भी कुछ इसी किस्म का चक्कर है, लेकिन ये उससे अलग है। ये मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो अलग है। लेट मी जनरेट अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आई हैव विजिटेड, ओके, आई हैव विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन लास्ट मंथ। ठीक, एक तो आप ये रिवाइज कर लेंगे, यहाँ पर कॉलन आ गया। ठीक, जब भी आप लिस्ट बनाने लगे किसी चीज की, तो क्या करते हैं हम, कॉलन यूज करते हैं। एक तो ये आ गया आपके जहन में, ये आ गया। अच्छा, अब इसके साथ हमने जो है वो कॉलन का यूज भी जो है वो सीखना है। वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ओके, दामने को, इधर भी मैं हाइफन डाल देता हूँ, दामने को कॉमा लगाता हूँ, इस्लामाबाद। ठीक, अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनानी है ना पूरी। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा और भी लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। और मैं कहता हूँ, मीनारे पाकिस्तान, क्या हो गया इसको, अच्छा ये कॉमा ही है, मुझे लगा फुल स्टॉप है शायद। दामने को, उसके आगे भी हम लगा देते हैं हाइफन, लाहौर। ठीक है, फिर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, फिर मैं कोई और लिखूंगा, और मैं लिखता हूँ मज़ारे आयद कराची। गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा डीपली और ध्यान से आप इस सेंटेंस को देखिए जो मैंने लिखा है, तो अब आपको समझ आएगी कि मुझे सेमी कॉलन का यूज जो है वो क्यों करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड। वाई? देखें, कॉमे का यूज मैंने किसी और पर्पस के लिए कर लिया यहाँ पे, कि शहर को उस प्रिसाइज जगह से सेपरेट रखने के लिए, ताकि लोगों को ये बताने के लिए कि दामन को इस्लामाबाद में है। ठीक, अब इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पूरे, अगर मैं इसको शेड कर दूं, इस पूरे को जो कि एक वन यूनिट है, इसको अगले इस यूनिट से अलग रखने के लिए, यानी मीनार पाकिस्तान लाहौर से, फिर मैं कॉमा तो नहीं यूज कर सकता था ना दोबारा, फिर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग ये स्टेटमेंट बन जाती। अब हमें तो पाकिस्तानियों को तो पता है कि दामन को इस्लामाबाद में है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, मज़ार कायद कराची में है। लेकिन अगर कोई फॉरनर है, उसको बताना है या वो पढ़ रहा है सेंटेंस, तो वो तो इस चीज को ऐसे ही गैस करेगा कि जब तक आप उसको प्रॉपर पंक्चुएट नहीं करेंगे। आप उसे बताएंगे जी कि दामने को इस्लामाबाद, ठीक, आगे सेमीकोलन लगाएंगे, जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि आने वाला जो प्लेस है वो बिल्कुल पीछे से अलग है, वो किसी और शहर में है। फिर आप क्या लिखेंगे, मीनार पाकिस्तान लाहौर। ठीक, इस कॉमे की मदद से वो इस मेन जगह को इससे डिफ्रेंशिएट कर सकेगा, और इस सेमी कॉलम की मदद से वो इस पूरे यूनिट से डिफरेंशिएट कर सकेगा। तो इसको हम कहते हैं यूज अ सेमी कॉलन इन अ सीरियल लिस्ट, जिसकी मैं आपसे जो है वो बात कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गया कि ये किस तरह से जो है वो इसका रूल है? अच्छा, टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता, हम आगे बढ़ेंगे और बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल क्या है? देखिए, फिफ्थ रूल के मुताबिक हम कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन यूज करते हैं, यानी यूज सेमीकोलन बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। उसके लिए एक तो पहले ये जरूरी है कि आपको कंजंक्टिव एडवर्ब्स का पता होना चाहिए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं इसको, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, मतलब जैसे हाउ एवर है, या मोर ओवर है, या फर्दर मोर है, या देयर फोर है, या कॉन्सिक्वेंटली है, जो फाइनली है, इस तरह के जो हैं इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स, या फिर हम कहते हैं यू नो ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, इसको सेमी एडवर्ब्स भी बोलते हैं, वैसे सेमी कंजंक्शंस भी बोलते हैं, इसके काफ़ी नाम है।
इसको भी मैं एग्जांपल की मदद से आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई नीडेड टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट some fresh air. Also, I needed uh, to buy milk. ये देखो, अब ये also जो है वो conjunctive adverb है, तो इससे पहले हमने coordinative conjunction की तरह सिर्फ कॉमा नहीं लगा देना कि यहाँ कॉमा लगा दिया और फिर आगे लिख कर। कॉमा लगाने का मतलब सिर्फ ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये चीज़ जो आपने लिखी है ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और कोई उसका मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं है। हमें पता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं जो मशहूर है फैन वॉइस की मदद से। ठीक, सब जानते हैं ऑल्सो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब भी नहीं है। फिर पीछे एक ही ऑप्शन बच जाता है और वो है कंजंक्टिव एडवर्ब, जो कि वही काम करता है जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन करता है। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ लंबा हो जाए तो फिर हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की बजाय ये लाते हैं। और मीनिंग में ज़ाहिर है ट्रांजिशन करनी होती है, एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में जाना होता है, समटाइम एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जाना होता है, तो फिर हम जो है वो इसका यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस को जो है वो हम लिंग्विस्टिकली बेहतर बना सकें। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से जो है वो हम इसका जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर। एक और पॉइंट जो मैं भूल गया था, स्किप कर गया मेरा माइंड से, वो ये है यूज कॉलन बिफोर राइटिंग कोटेशन। ठीक है, राइट। ये भी हम जो है वो जब अगर हम कोई कोटेशन वगैरह यूज कर रहे हो या इस किस्म का कोई हमारे पास हो, तो हम इसको जो है वो क्या उसको कहते हैं, कॉलन जो है वो हम उस सूरत में ले आते हैं। ठीक, अब कोटेशन वगैरह जो है वो क्या हो सकती है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कोटेशन को लेकर भी। एक कोटेशन तो वो होती है, याद है वो जिसमें हम मतलब नरेशन में जो हमने पढ़ा था, याद है ही सेड दैट, उससे पहले ही सेड, उसके बाद तो कॉमा ही आता है। ठीक, उससे पहले हमने कुछ और नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमा ही आता है, ही सेड एंड देन यू राइट यू नो दैट थिंग। लेकिन कभी कभी हम डिफरेंट तरीके से जो है वो हम कोई कोटेशन जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपनी बुक में भी जब वो रेफरेंसेस देंगे क्वेश्चन आंसर्स लिखते वक्त, जैसे मैं बताता रहता हूँ क्लासरूम के अंदर कि एज अ टेक्स्ट नरेट्स, या हम ये कहते हैं एज अ टेक्स्ट स्टेट्स द टेक्स्ट वंस, इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में जो है वो हम फिर कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं। उस सूरत में हम ये यूज़ नहीं करते, क्या इसको कहते हैं, कॉमा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसको भी हम जो है वो क्लियर कर सकें, बल्कि इसको मैं उधर रखता हूँ। वाई डू यू, या हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसको। ओके, शी kept repeating ये